किस्से गलियारों के पेश करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा उपन्यास चोखरबाली। कल आपने इसका पहला भाग सुना था, अब दूसरा। विवाह की बात पर मन की लगाम को छोड़ना था कि महेंद्र के लिए धीरज रखना कठिन हो गया। उसके मन में आया, इस बारे में बात करने का तो कोई अर्थ नहीं है, शादी हो ही जानी चाहिए। उसने माँ से कहा, अच्छा माँ, मैं विवाह करने के लिए राजी हूँ। माँ मन ही मन बोली, समझ गई। उस दिन अचानक क्यों मंजली बहू अपनी भांजी को देखने चली गई और क्यों महेंद्र बन ठन कर घर से निकला। उनके अनुरोध की बार बार उपेक्षा होती रही और अन्नपूर्णा की साजिश कारगर हो गई। इस बात से वो नाराज हो उठी। कहा, अच्छा, मैं अच्छी सी लड़की को देखती हूँ। आशा का जिक्र करते हुए महेंद्र ने कहा, लड़की तो मिल गई। राजलक्ष्मी बोली, उस लड़की से विवाह नहीं हो सकता, ये मैं कहे देती हूँ। महेंद्र ने बड़े संयत शब्दों में कहा, क्यों माँ, लड़की बुरी तो नहीं है? राजलक्ष्मी, उसके तीनों कुल में कोई नहीं, ऐसी लड़की से विवाह रचकर कुटुंब को सुख भी न मिल सकेगा। महेंद्र, कुटुंब को सुख मिले न मिले, लड़की मुझे खूब पसंद है, उससे शादी न हुई तो मैं दुखी हो जाऊंगा। लड़के की जिद से राजलक्ष्मी और सख्त हो गई। वो अन्नपूर्णा से भिड़ गई। एक अनाथ से विवाह कराकर तुम मेरे लड़के को फंसा रही हो, ये हरकत है। अन्नपूर्णा रो पड़ी। उससे तो शादी की कोई बात ही नहीं हुई। उसने तुम्हें क्या कहा, इसकी मुझे जरा भी खबर नहीं। राजलक्ष्मी इसका रत्ती भर यकीन न कर सकी। अन्नपूर्णा ने बिहारी को बुलवाया और आंसू भरकर कहा, तय तो तुमसे हुआ था, फिर तुमने पासा क्यों पलट दिया? मैं कहे देती हूँ, शादी तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। ये बेड़ा तुम न पार करोगे तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी उठानी होगी। वैसे लड़की अच्छी है। बिहारी ने कहा, चाची, तुम्हारी बात मंजूर है, वो तुम्हारी भांजी है, फिर मेरे ना करने की तो कोई बात ही नहीं। लेकिन महेंद्र। अन्नपूर्णा बोली, नहीं नहीं बेटे, महेंद्र से उसका विवाह किसी भी हालत में ना होगा। यकीन मानो, तुमसे विवाह हो तभी तो मैं ज़्यादा निश्चिंत हो सकूंगी। महेंद्र से रिश्ता हो ये मैं भी नहीं चाहती। बिहारी बोला, तुम नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। और वो राजलक्ष्मी के पास जाकर बोला, माँ, चाची की भांजी से मेरी शादी पक्की हो गई। सगे संबंधियों में तो कोई महिला है नहीं, इसलिए मैं ही खबर देने आया हूँ। राजलक्ष्मी, अच्छा, बड़ी खुशी हुई बिहारी ये सुनकर। लड़की बड़ी भली है, तेरे लायक, इसे हाथ से जाने मत देना। बिहारी, हाथ से बाहर होने का सवाल ही क्या, खुद महेंद्र भैया ने लड़की पसंद करके रिश्ता पक्का किया है। इस झंझट से महेंद्र और भी उत्तेजित हो गया। माँ और चाची से नाराज होकर वो मामूली से हॉस्टल में जाकर रहने लगा। राजलक्ष्मी रोती हुई अन्नपूर्णा के कमरे में पहुंची। कहा, मंजली बहू, लगता है उदास होकर महेंद्र ने घर छोड़ दिया, उसे बचाओ। अन्नपूर्णा बोली, दीदी धीरज रखो, 2 दिन के बाद गुस्सा उतर जाएगा। राजलक्ष्मी बोली, तुम उसे नहीं जानती बहन, वो जो चाहता है न मिले तो कुछ भी कर सकता है, जैसे भी हो, अपनी बहन की लड़की से। अन्नपूर्णा, भला ये कैसे होगा दीदी, बिहारी से बात लगभग पक्की हो चुकी है। राजलक्ष्मी, हो चुकी तो टूटने में देर कितनी लगती है। और उन्होंने बिहारी को बुलवाया। कहा, तुम्हारे लिए मैं दूसरी लड़की ढूंढ देती हूँ, मगर इससे तुम्हें बाज आना पड़ेगा। बिहारी बोला, नहीं माँ, ये नहीं होगा, सब तय हो चुका है। राजलक्ष्मी फिर अन्नपूर्णा के पास गई। बोली, मेरे सर की कसम मंजली, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, तुम ही बिहारी से कहो, तुम कहोगी तो बिगड़ी बन जाएगी। आखिर अन्नपूर्णा ने बिहारी से कहा, बेटा, तुमसे कुछ कहने का मुँह नहीं है, मगर लाचारी है, क्या करूं? आशा को तुम्हें सौंप कर ही मैं निश्चिंत होती, मगर क्या बताऊं, सब तो तुम्हें पता है ही। बिहारी, समझ गया,
तुम जो हुक्म करोगी वही होगा, लेकिन फिर कभी किसी से विवाह करने का मुझसे आग्रह मत करना। बिहारी चला गया। अन्नपूर्णा की आंखें झलझला गईं। महेंद्र का अमंगल न हो इस आशंका से उन्होंने आंखें पोंछ लीं। बार बार दिल को दिलासा दिया, जो हुआ अच्छा ही हुआ। और इस तरह राजलक्ष्मी, अन्नपूर्णा, महेंद्र में किलकिल चलते चलते आखिर विवाह का दिन आया। रोशनी हंसती हुई जली। शहनाई उतनी ही मधुर बजी जितनी वो बजा करती है, यानी उसके दिल के साथ कोई न था। सच संवर कर लज्जित और मुग्ध मन आशा अपनी नई दुनिया में पहली बार आई। उसके कंपित कोमल हृदय को पता ही न चला कि उसके इस बसेरे में कहीं कांटा है, बल्कि ये सोचकर भरोसे और आनंद से उसके सारे ही संदेह जाते रहे कि इस दुनिया में एकमात्र माँ जैसी अपनी मौसी के पास जा रही है। विवाह के बाद राजलक्ष्मी ने कहा, मैं कहती हूँ अभी कुछ दिन बहू अपने बड़े चाचा के घर ही रहे। महेंद्र ने पूछा, ऐसा क्यों माँ? माँ ने कहा, तुम्हारा इम्तिहान है, पढ़ाई लिखाई में रुकावट पड़ सकती है। महेंद्र बोला, आखिर मैं कोई नन्हा नादान हूँ, अपने भले बुरे की समझ नहीं मुझे। राजलक्ष्मी, जो हो, साल भर की ही तो बात है। महेंद्र ने कहा, इसके माँ बाप रहे होते तो मुझे कोई एतराज न होता, लेकिन चाचा के यहाँ इसे मैं नहीं छोड़ सकता। राजलक्ष्मी अपने आप, बाप रे, आप ही मालिक, सास कोई नहीं, कल शादी और आज ही इतनी हमदर्दी। आखिर हमारी भी तो शादी हुई थी, मगर तब ऐसी बेहयाई ना थी। महेंद्र ने दृढ़ता से कहा, तुम बिल्कुल मत सोचो माँ, इम्तिहान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिर राजलक्ष्मी असीम उत्साह से बहू को गृहस्थी के काम काज सिखाने में जुट गई। भंडार, रसोई और पूजा घर में आशा के दिन कटने लगे। रात को अपने साथ सुलाकर वो उसके आत्मीय बिछोह की कमी को पूरा करने लगी। काफ़ी सोच समझकर अन्नपूर्णा आशा से दूर ही रहा करती। कोई अभिभावक जब खुद सारी ईख का रस चूसने लगता है, तब निराश बच्चे की रंजिश कम नहीं होती। महेंद्र की हालत भी वैसी ही हो गई। उसकी आंखों के सामने ही नवयुवती वधू का सारा मीठा रस गृहस्थी के कामों में निचुड़ता रहे। ये भला कैसे सहा जा सकता है? अन्नपूर्णा जानती थी कि राजलक्ष्मी जाति कर रही हैं, फिर भी उन्होंने कहा, क्यों बेटे, बहू को गृहस्थी के धंधे सिखाए जा रहे हैं? अच्छा ही तो है। आजकल की लड़कियों की तरह उपन्यास पढ़ना, कारपेट बुनना और सिर्फ बाबू बने रहना क्या अच्छा है? महेंद्र उत्तेजित होकर बोला, आजकल की लड़कियों की तरह ही रहेंगी, वो चाहे भली हों चाहे बुरी। मेरी स्त्री अगर मेरी ही तरह उपन्यास पढ़कर रस ले सके तो इसमें क्या बुरी बात है? ये न तो परिहास की बात है और न पछतावे की। अन्नपूर्णा के कमरे में बेटे की आवाज़ सुनकर राजलक्ष्मी सब छोड़कर आ गई। रूखे स्वर में बोली, क्या मंसूबे बनाए जा रहे हैं? महेंद्र ने वैसे ही उत्तेजित भाव से कहा, मंसूबे क्या होंगे? बहू को घर में नौकरानी की तरह काम मैं न करने दूंगा। माँ ने अपनी तीखी जलन को दबाकर बड़े ही तीखे धीर भाव से कहा, आखिर उससे क्या कराना होगा? महेंद्र बोला, मैं उसे लिखना पढ़ना सिखाऊंगा। राजलक्ष्मी कुछ न बोली, तेजी से कदम बढ़ाती हुई चली गई और बहू का हाथ पकड़कर खींचती हुई महेंद्र के पास लाकर बोली, ये रही तुम्हारी बहू, सिखाओ लिखना पढ़ना। और अन्नपूर्णा की तरह पलटकर गले में आंचल डालकर कहा, माफ करो मंजली बहू, माफ करो, तुम्हारी भांजी की मर्यादा मेरी समझ में न आई। मैंने इसके कोमल हाथों में हल्दी लगाई है, अब तुम इसे धो पोंछ कर परी बनाकर रखो, महेंद्र को सौंपो, ये आराम से लिखना पढ़ना सीखे, नौकरानी का काम मैं करूंगी। राजलक्ष्मी अपने कमरे में चली गई और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। छोप से अन्नपूर्णा जमीन पर बैठ गई। अचानक ये क्या हो गया? आशा के पल्ले नहीं पड़ा कि माजरा क्या है। महेंद्र नाराज हो गया। मन ही मन बोला, जो हुआ सो हुआ, अब से अपनी स्त्री का भार अपने हाथों में लेना पड़ेगा, नहीं तो जुल्म होगा।
मन और कर्तव्य बोध दोनों मिल जाएं तो अच्छा लगता है। पत्नी की उन्नति के चक्कर में महेंद्र रम गया। न तो उसे काम का ध्यान रहा और न लोगों की परवाह। घमंडी राजलक्ष्मी ने अपने आप कहा, अब अगर महेंद्र बीवी को लेकर मेरे दरवाजे पर सिर पीट कर जान दे दे तो भी मैं मुड़कर नहीं देखूंगी। देखती हूं मां को छोड़कर बीवी के साथ कैसे रहेगा। दिन बीतने लगे। राजलक्ष्मी के दरवाजे पर किसी अनुतप्त के पांवों की आहट न सुनाई पड़ी। राजलक्ष्मी ने अपने मन में तय किया, अच्छा माफी मांगने आएगा तो माफ कर दूंगी, नहीं तो कहाँ जाएगा। बहुत दुखी हो जाएगा बेचारा। लेकिन माफी कोई मांगे तभी तो आप माफ कर सकते हैं। कोई माफी के लिए दहलीज पर आया ही नहीं। राजलक्ष्मी ने सोचा कि मैं ही जाकर उसे क्षमा कराऊंगी। लड़का रूठ गया है तो क्या माँ भी रूठी रहे। तिमंजिले पर एक कोने में छोटे से कमरे में महेंद्र सोया करता था। वही उसकी पढ़ने की जगह भी थी। इधर कई दिनों से माँ ने उसके कपड़े सहेजने, बिस्तर बिछाने, झाड़ने बुहारने में कोई दिलचस्पी नहीं ली। मातृ स्नेह के जिन कर्तव्यों की वो आदी थी, बहुत दिनों तक उन कामों को न करने से वही दुखी हो गई। उस दिन दोपहर को एकाएक मन में आया, अभी महेंद्र कॉलेज गया होगा, इसी बीच उसका कमरा ठीक कराऊं। लौट कर वो समझ जाएगा कि कमरे से माँ का हाथ फिरा है। सीढ़ियों से राजलक्ष्मी ऊपर गईं। महेंद्र के कमरे का दरवाजे का एक पल्ला खुला था। सामने जाते ही मानो कांटा चुभ गया। चौंक कर ठिठक गईं। देखा फर्श पर महेंद्र लेटा है और दरवाजे की तरफ पीठ किए बहू धीरे धीरे उसके पांव सहला रही है। दोपहर की तेज धूप में खुले कमरे में दाम्पत्य लीला देखकर राजलक्ष्मी शर्म और धिक्कार से सिमट गई और चुपचाप नीचे उतर आई। कुछ दिन सूखा पड़ने से नाज के जो पौधे सूख कर पीले पड़ जाते हैं, बारिश आने पर वे तुरंत बढ़ जाते हैं। आशा के साथ भी ऐसा ही हुआ। जहां उसका रक्त संबंध था, वहां वो कभी भी आत्मीयता का दावा न कर सकी। आज पराए घर में जब उसे बिना मांगे हक मिला तो उसने इसे लेने में देर न की। उस दिन दोपहर में राजलक्ष्मी नीचे उतर आई। उन्होंने सोचा अन्नपूर्णा को जगाया जाए। बोली, अरे ओ मंझली, जाकर देख जरा, तुम्हारी नवाब की बेटी नवाब के घर से कैसा पाठ पढ़ कर आई है। घर के बड़े बूढ़े आज होते तो। अन्नपूर्णा ने कातर होकर कहा, दीदी अपनी बहू को तुम शिक्षा दो या हुकूमत चलाओ, मुझे क्या, मुझसे क्यों कह रही हो। राजलक्ष्मी धनुष की तनी डोरी सी टंकार उठी। मेरी बहू, जब तक तुम मंत्री हो वो मुझे कैसे मान सकती है। ये सुनकर अन्नपूर्णा पैर पटकती हुई महेंद्र के कमरे में पहुंच गई। आशा से बोली, तू इस तरह से मेरा सिर नीचा करेगी री? मुंहजली, शर्म नहीं, हया नहीं, समय असमय का ख्याल नहीं। बूढ़ी सास पर गृहस्थी का सारा बोझ डालकर तुम यहां आराम फरमा रही हो। मेरा ही नसीब जला कि मैं तुझे इस घर में ले आई। कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और आशा भी सर झुकाए आंचल के छोर को नाखून से नोचती हुई चुपचाप रोने लगी। महेंद्र ने कहा, ये देखो, इसके लिए मैं स्लेट, बही, किताब सब खरीद लाया हूं। इसे मैं लिखना पढ़ना सिखाऊंगा, चाहे लोग मेरी निंदा करें। अन्नपूर्णा बोली, ठीक है, लेकिन ये क्या तमाम दिन? शाम के बाद घंटा आध घंटा पढ़ लिया बस। घंटा आधा घंटा पढ़ना ही तो काफी होगा। महेंद्र, इतना आसान नहीं है चाची, पढ़ने लिखने में समय लगता है। अन्नपूर्णा खींचकर चली गई। आशा भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। महेंद्र दरवाजा रोक कर खड़ा हो गया। उसने आशा की गीली आंखों की विनती न मानी। वैसे आशा को नहीं लगता कि लिखना पढ़ना जरूरी भी है, फिर भी वो अपने पति की खातिर किताबों पर एक बारगी झुककर सिर हिलाती हुई बताई चीजें याद करती रहती। कमरे के कोने में छोटी सी मेज पर डॉक्टरी की किताब खोले मास्टर साहब कुर्सी पर बैठे होते। बीच बीच में कनखियों से छात्रा को देखते रहते। अचानक अपनी किताब बंद करके आवाज दी, चुन्नी। ये आशा का ही घरेलू नाम था।
चौंक कर आशा ने उधर देखा। वो बोला, जरा लाओ तो किताब देखूं, कहाँ पढ़ रही हो। आशा को लगा जांच होगी और उसमें पास होने की उम्मीद कम ही थी। आगे आगे पाठ और पीछे सपाट, कुछ यही हाल था। एक हाथ से उसकी कमर को कसकर लपेटकर दूसरे हाथ से किताब पकड़कर पूछा, आज कितना पढ़ गई, देख लूं तो। जितनी पंक्तियां पर वो सरसरी निगाह फेर गई थी दिखा दिया। महेंद्र ने अचरज से कहा, ओह, इतना पढ़ गई, मैंने कितना पढ़ा बताऊं। और अपनी किताब के किसी अध्याय का शीर्षक भर दिखा दिया। अचरज से आंखें बड़ी बड़ी करके आशा ने पूछा, तो इतनी देर से कर क्या रहे थे। उसकी ठोड़ी पकड़कर महेंद्र ने कहा, मैं किसी के बारे में सोच रहा था, और जिसके बारे में सोच रहा था वो दीमक का वर्णन पढ़ने में मशगूल थी। इस बेवजह शिकायत का सटीक जवाब आशा दे सकती थी, लेकिन प्रेम की प्रतियोगिता में झूठी हार मान लेनी पड़ती है। ऐसे ही एक रोज महेंद्र मौजूद नहीं था। मौका पाकर आशा पढ़ने बैठ गई कि अचानक कहीं से आकर उसने आंखें मींच लीं और किताब छीनकर कहने लगा, बेरहम, मैं नहीं होता हूं तो तुम मेरे बारे में सोचती तक नहीं, किताबों में डूब जाती हो। आशा ने कहा, तुम मुझे गंवार बनाए रखोगे। महेंद्र ने कहा, तुम्हारी कृपा से अपनी ही विद्या कौन आगे बढ़ रही है। बात आशा को लग गई। फौरन चल देने का उपक्रम करती हुई बोली, मैंने तुम्हारी पढ़ाई में ऐसी कौन सी रुकावट डाली है। उसका हाथ थामकर महेंद्र ने कहा, ये तुम नहीं समझोगी। मुझे भूलकर तुम जितनी आसानी से पढ़ लिख लेती हो, तुम्हें भूलकर उतनी आसानी से मैं नहीं पढ़ लिख पाता। शिक्षक ही जब शिक्षा की सबसे बड़ी बाधा हो तो छात्रा की क्या मजाल कि विद्या के वन में राह बनाकर चल सके। कभी कभी मौसी की झिड़की याद आती और चित्त विचलित हो जाता। सास को देखकर शर्म से गड़ जाती, लेकिन सास उसे किसी काम को न कहती। अपने मन से उनकी मदद करना चाहती तो वो पढ़ाई के हर्जे की बात कहकर वापस भेज देती। आखिर अन्नपूर्णा ने आशा से कहा, तेरी जो पढ़ाई चल रही है वो तो देख ही रही हूँ, महेंद्र को क्या डॉक्टरी का इम्तिहान न देने दोगी। ये सुनकर आशा ने अपने जी को कड़ा किया। महेंद्र से कहा, तुम्हारे इम्तिहान की तैयारी नहीं हो पा रही है, आज से मैं नीचे मौसी के कमरे में रहा करूंगी। इस उम्र में ऐसा कठोर संन्यास व्रत, सोने के कमरे से एक बारगी मौसी के कमरे में निर्वासन। ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करते हुए उसकी आंखों के कोने में आंसू झलक पड़े। बेबस होंठ कांप उठे और गला रुंध गया। महेंद्र बोला, बेहतर है चाची के कमरे में ही चलो, मगर तब उन्हें हमारे कमरे में ऊपर आना पड़ेगा। ऐसा एक गंभीर प्रस्ताव मजाक बन गया। आशा इससे नाराज हुई। महेंद्र ने कहा, इससे तो अच्छा है कि तुम रात दिन मुझे आंखों आंखों में रखो और निगरानी करो, फिर देखो कि मेरी इम्तिहान की पढ़ाई चलती है कि नहीं। बड़ी आसानी से आखिर यही बात तय हो गई। ये निगाहों के पहरे वाले काम कैसे चलता था विस्तार से बताने की जरूरत नहीं। इतना ही कह देना काफ़ी होगा कि उस साल महेंद्र इम्तिहान में फेल हो गया और चारुपाठ के लंबे वर्णन के बावजूद पुरुभुज के बारे में आशा की अनभिज्ञता दूर न हो सकी। उनका ये अनूठा पठन पाठन एक बारगी निर्विघ्न चलता रहा हो, ऐसा नहीं। बीच बीच में बिहारी आकर बड़ी गड़बड़ मचाता। महेंद्र भैया की पुकार मचाकर वो आसमान सर पर उठा लेता। महेंद्र को उसके सोने के कमरे की मांद से खींचकर बाहर किए बिना उसे चैन न पड़ता। महेंद्र की वो बड़ी लिहाड़ी लेता था कि वो अपनी पढ़ाई में ढिलाई कर रहा है। आशा से कहता, भाभी, निगल जाने से हजम नहीं होता, चबा चबा कर खाना चाहिए। अभी तो सारा भोजन एक ही कोर में निगल रही हो, बाद में हाजमे की गोली ढूंढे नहीं मिलेगी। हाँ। महेंद्र कहता, चुन्नी, इसकी सुनो ही मत, इसे हमारे सुख से रश्क हो रहा है। बिहारी कहता, सुख जब तुम्हारी मुट्ठी में है तो इस तरह से भागो कि औरों को रश्क ना हो। महेंद्र जवाब देता,
औरों को रश्क से सुख जो होता है, चुन्नी जरा सी चूक से मैं तुम्हें इस गधे के हाथों सौंप रहा था। बिहारी लाल आंखों में कहता, चुप। इन बातों से आशा बिहारी पर मन ही मन कुढ़ जाती। कभी बिहारी उसकी शादी की बात चल रही थी, इसी से वो बिहारी से खिंची खिंची रहती। ये बिहारी समझता था और महेंद्र इसी बात का मजाक किया करता। राजलक्ष्मी बिहारी से दुखड़ा रोया करती। बिहारी कहता, माँ, कीड़े जब घर बनाते हैं तो उतना खतरा नहीं रहता, लेकिन जब उसे काट कर वे उड़ जाते हैं तो उन्हें लौटाना मुश्किल है। किसे ये पता था कि वो तुम्हारे बंधन को इस तरह से तोड़ फेंकेगा। महेंद्र के फेल होने की खबर से राजलक्ष्मी धधक उठी, जैसे गर्मियों की आकस्मिक आग लहक उठती है। लेकिन उनकी जब जलन और चिंगी भेगनी पड़ी अन्नपूर्णा को, उनका तो सोना खाना हराम हो गया।